प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य बीए तृतीय वर्ष की कक्षा में आपका स्वागत है। सुमित्रानंदन पंत की कविता नौका विहार का गतांक से आगे अध्ययन करेंगे। चौथा अवतरण इस प्रकार से है। अब पहुँची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार। दो बाहों से दूरस्थ तीर धारा का कृष्ण कोमल शरीर आलिंगन करने को अधीर। अति दूर क्षितिज तट पर विटप माल, लगती भ्रू रेखा सी अराल। अपलक नभ नील नयन विशाल, माँ के उर पर शिशुषा। समीप सोया धारा में एक द्वीप, उर्मिल प्रभा को कर प्रतीप। वह कौन वियग क्या विकल कोक, उड़ता हरणे निज विरह शोक। छाया की कोकी को विलोक। कवि रात्रिकाल में नौका पर सवार होकर विहार के लिए निकला है। उस नौका विहार के दौरान कवि जो प्राकृतिक जो दृश्य देखता है उनको अपनी प्रतिभा के द्वारा, अपनी कल्पना के द्वारा एक नए रूप में चित्रित करता है। कवि कहता है कि अब पहुंची चपला बीच धार। चपला शब्द यहाँ चंचल नाव के लिए आया है। वह बीच धारा में पहुंच चुकी है, जहाँ पर जो गंगा नदी का जो वेग है तीव्रता में सबसे अधिक है। मध्य भाग में नाव पहुंच चुकी है। अब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार। और पूर्व के काव्यांशों में जो गंगा नदी के किनारे पर जो श्वेत रेत है, चमकती हुई जो उज्ज्वल रेत है, उस किनारे का जो प्रतिबिंब पुनः नदी में दिखाई पड़ता है, तो कवि उसे रजत पुलिन या चांदी के तट के रूप में कल्पित करता है। और चांदी के समान जो चमकते हुए उभरे हुए जो तट है या जो किनारे हैं, कगार, वे अब नहीं दिखाई दे रहे हैं और वे अदृश्य हो गए हैं। दो बाहों से दूरस्थ तीर और दूर से दिखाई देने वाले जो गंगा नदी के जो दो किनारे हैं, दो बाहों से दूरस्थ तीर धारा का कृष्ण कोमल शरीर। यहाँ पर जो दूर से दिखाई देने वाले जो तीर है, किनारे हैं, उनको कवि एक नायक के रूप में कल्पित कर रहा है। जब कवि नाव पर सवार है और उससे दूर से जो दो किनारे दिखाई देते हैं, वे मानो किसी नायक के समान हो, उनको वो नायक की पदवी दे रहा है। दो बाहों से दूरस्थ तीर धारा का कृष्ण कोमल शरीर। और जो धारा है उसको नायिका के रूप में कल्पित किया गया है और उसका शरीर कृष्ण और कोमल है। आलिंगन करने को अधिक। और जो गंगा की जो कृष्ण धारा है उसको एक नायिका के रूप में कल्पित कीजिए। वे दोनों किनारे या दोनों तीर अपनी भुजाएं फैलाकर उसकी जो प्रेयसी जो धारा है, जो कृष्ण और सुकुमार है, जो कमलांगी है, कोमल शरीर वाली है, उसको आलिंगन करना चाहता है। तो यहाँ पर जो गंगा की जो धारा है उसको नायिका के रूप में कल्पित किया गया है और दूर से दो किनारे उनको नायक के रूप में कल्पित किया गया है कि वो मानो नायक अपनी दोनों बाहों दोनों अपनी बाहें फैलाकर या अपने हाथ फैलाकर उस धारा रूपी प्रेयसी को के कोमल और कृष्णांगी शरीर को या उस कृष्णांगी नायिका को अपनी बाहों में भर लेना चाहता हो, उसे आलिंगन करना चाहता हो। तो यहाँ पर धारा को नायिका के रूप में और जो दूर किनारे हैं वे मानो कोई नायक अपनी बाहें फैलाकर अपनी धारा रूपी प्रेयसी को आलिंगन करना चाहता हो।
अति दूर क्षितिज तट पर विटप माल, विटप का अर्थ होता है बड़े बड़े वृक्ष, माल, माल यानी माला या समूह, जो दूर किनारे पर जो वृक्षों की का जो समूह दिखाई दे रहा है, वृक्षों की जो रेखा दिखाई दे रही है। अति दूर क्षितिज पर, क्षितिज तट पर, क्षितिज तट यहाँ पर जहाँ तक हमारी दृष्टि जाए और जहाँ दृष्टि का अंत हो जाए और जहाँ पर धरती और आकाश मिले हुए दिखाई दे, उसे उस जगह को क्षितिज कहा जाता है। तो दूर जो अति दूर क्षितिज तट पर जो वृक्षों की जो माला है, उसे देखकर कवि को ऐसा लगता है कि मानो लगती भ्रू रेखा सी अराल, अराल का अर्थ होता है टेढ़ा, वे किसी वक्र जो भौएं हैं उनके समान लगती है। जो आंखों के ऊपर जो भौएं होती है टेढ़ी, उनके समान कवि कल्पित कर रहा है कि मानो जो दूर से दिखाई देने वाली जो वृक्षों की जो माला है या जो समूह है, वह किसी नायिका के वक्र भ्रू रेखा के समान या भौं के समान प्रतीत हो रहा है। अपलक नभ नील नयन विशाल, वे मानो, अपलक शब्द का अर्थ पहले भी आया है, इसका अर्थ निरभ्र या बादल रहित लिया गया है। अपलक नभ नील नयन विशाल, और धरती पर जो दूर से दिखाई देने वाली जो वृक्षों की एक जो माला है, वह आकाश रूपी विशाल नयन की बंकिम या टेढ़ी या वक्र भौं के समान प्रतीत हो रही है। तो यहाँ पर जो वृक्षों की जो माला है, उसको विशाल आकाश रूपी नयन के भौं के रूप में कल्पित किया गया है। बड़ी टेढ़ी कल्पना है। माँ के उर पर शिशुषा, जिस प्रकार माँ के हृदय पर, माँ के वक्ष पर एक बच्चे के समान, एक शिशु के समान, समीप सोया धारा में एक द्वीप, और गंगा नदी में एक बीच में जो द्वीप है दिखा देता है कवि को, उसे कवि कल्पित करता है कि वो मानो गंगा नदी का पुत्र है और गंगा रूपी जो माँ है उसके उर पर, उसके हृदय पर सोए हुए शिशु के समान प्रतीत हो रहा है। तो यहाँ पर द्वीप को गंगा नदी के शिशु के रूप में कल्पित करना सार्थक भी है, क्योंकि जो द्वीप का निर्माण है वह स्वयं नदी के द्वारा ही हुआ है। तो जो नदी है उसकी माता है और जो द्वीप है वह उसका शिशु है। माँ के उर पर शिशु सा, समीप सोया धारा में एक द्वीप, उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप, प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा या विपरीत। जब जो गंगा की जो धारा है जब उस छोटे से द्वीप से टकराती है तो पुनः जो लौट कर आ जाती है, तो उसके लिए धाराओं को विपरीत करने के लिए प्रतीप शब्द आया है। तो गंगा नदी के बीच में जो एक जो द्वीप है वह मानो गंगा नदी का शिशु है, जो गंगा नदी के पक्ष पर सोया हुआ है, निश्चल होकर, शांत होकर, और गंगा की जो धारा है उसको, उसके प्रवाह को विपरीत कर रहा है। आगे कवि प्रश्न करता है कि वह कौन वियग, वियग का अर्थ पक्षी, कवि को एक पक्षी का कलरव सुनाई देता है, उसकी ध्वनि सुनाई देती है। वह कौन वियग, क्या विकल को, कवि स्वयं प्रश्न करता है और फिर आगे जाके स्वयं ही उसका उत्तर देता है। विकल का अर्थ दुखी, व्यथित, और कोक यानी चक्रवाक, या जिसे हिंदी में हम चकवा पक्षी कहते हैं। और ऐसा माना जाता है, यहाँ ये कवि समय कह सकते हैं जिसे हम, कि जो चक्रवाक पक्षी है वह रात के समय व्यक्त हो जाते हैं और रात्रि भर करुण क्रंदन करते रहते हैं, और पुनः रात्रि समाप्त होने पर उनका वियोग समाप्त हो जाता है, वे पुनः संयुक्त हो जाते हैं।
वह कौन वियोग क्या विकल कोक, उड़ता हरणे निज विरह शोक। कवि कहता है कि वह व्यतीत चक्रवाक पक्षी है और वह अपने विरह शोक को हरने के लिए उड़ रहा है, क्रंदन कर रहा है। छाया की कोकी को विलोक, जब उड़ता हुआ चक्रवाक पक्षी जो अपने प्रिय से वियुक्त होने के कारण करुण क्रंदन कर रहा है, जब उसे अपनी छवि जो चांदनी रात में जब अपना जो प्रतिबिंब जब वह गंगा नदी में देखता है तो उसको वह चकवी मान लेता है और अपनी छाया कोकी को देखकर, विलोक यानी देखकर, वह करुण क्रंदन करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर रात्रिकालीन जो गंगा है उसके सौंदर्य का वर्णन किया गया है। और रात्रिकाल में जो दूर से दिखाई देने वाले जो पेड़ पौधे हैं उनको कभी उस विशाल जो नवरूपी जो नयन है उनकी भौं के रूप में कल्पित करता है। और जो नदी के अंदर जो द्वीप है उसको गंगा नदी के शिशु के रूप में कल्पित करता है। और जो चकवा पक्षी है उसके विरह का भी यहाँ पर बिंब आया है। धन्यवाद।